नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जनरल साइंस सीरीज, जिसमें हम यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, जो साइंस के क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज इस सीरीज का 9वां पार्ट होगा। इससे पहले के अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोक सेवा आयोग के द्वारा साइंस के आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस वर्षों में, उनको यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट होते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, उसे भी यहीं पे समझते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी और साथ में रिवीजन भी आपका चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज को लेकर आपसे लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आपको तीनों की खोजकर्ता पते होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में आपको दो नाम याद करने हैं। एक नाम याद करना है रदरफोर्ड का और एक नाम याद करना है आपको गोल्डस्टीन का। प्रोटॉन की जो खोज करी थी गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक है, अगर आपको विकल्प में दोनों आ जाते हैं तो आप गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। प्रोटॉन जो नाम दिया गया इसको, वो नाम रदरफोर्ड ने दिया। तो आपको दोनों याद करने हैं, इसीलिए आपको कहीं कहीं पर प्रोटॉन की खोजकर्ता के रूप में रदरफोर्ड का नाम मिलता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का नाम याद करना है। दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। प्रॉपर आंसर इसका यही है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज करी और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के बारे में हमने देखा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा करी गई। तो इन तीनों को लेकर के आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तीनों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जीरोफथलेमिया रोग निम्नलिखित में किसकी अपर्याप्तता के कारण होता है? यानी जो आपका जीरोफथलेमिया रोग है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण। देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी तो आपसे बहुत बार पूछा गया। विटामिन ए के ही कारण एक और रोग होता है जीरोफथलेमिया। यह भी आंखों से रिलेटेड आपका रोग है, आंखों की बीमारी है, और आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। ये वाला रोग भी किससे संबंधित है? आंखों से रिलेटेड है, और आंखों का विटामिन है विटामिन ए। तो रतौंधी और जीरोफथलेमिया किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार वर्णित किया है? तो देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो भी जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हिंदी में इसे जीव द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य। इसी जीव द्रव्य में जीवन की सारी जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, वो यहां पर होती हैं, इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। और किसने माना था? यह नाम पूछा गया था, टी.एच. हक्सले के द्वारा इसे माना गया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा जैसे यहां पर बना, प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बोला? तो हक्सले ने बोला। ठीक है, अगर हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो यहां आपका एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता और काफी ये गाढ़ा होता है। तो तरल रंगहीन गाढ़ा पदार्थ होता है एक, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। सारी जैव क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? इसी के द्वारा होती हैं। अगर हम इसके बनावट की बात करें, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म में आपके 4 इंपॉर्टेंट तत्व शामिल होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 76% इसमें होता है। इसके बाद आपके कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, जो लगभग 10% के करीब होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन होता है 2.5% के करीब।
तो जो मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्म बनता है इन 4 तत्वों के द्वारा बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो यह होता है लगभग 80%। 80% भाग इसका क्या होता है, पानी होता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, जो ये जीव द्रव्य होता है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड, इनका अनुपात कितना होता है। तो जीव द्रव्य में जो अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो 81 और जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो होता है 19। तो ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये इसका अनुपात इसमें होता है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको यहां पर याद करना है, जो ये जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण किसने किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। भौतिक आधार तो हक्सले ने बोला, इसका नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। इसका नाम भी आपको याद करना है। पुरकिंजे ने 1839 में इसका नामकरण किया था, इसको जीव द्रव्य नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सूती मिलों से निकलने वाली कपास धूल से उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो देखिए, जो सूती मिलों में काम करते हैं, जो वहां के कर्मचारी होते हैं, कपास वाली जो धूल उनको लगती है, उनके अंदर जाती है, उसकी वजह से जो उन्हें रोग होता है वह रोग है आपका बीसीनोसिस। कहीं पर इसे बीसीनोसिस लिखा गया है, कहीं पर इसे बाइनोसिस रोग लिखा गया है। दोनों एक ही हैं। किसकी वजह से होता है, कपास धूल के जो कण होते हैं, जो वहां के कर्मचारी होते हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है। कपास की धूल से कौन सा वाला रोग होता है, जो आपका श्वसन रोग है, वो है आपका बीसोनिसिस या फिर बाइनोनिसिस। दोनों को आपको याद करना है, ठीक है। ये भी आपसे लोक सेवा आयोग ने पूछा था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन है। तो आपने बताना है यहां पर इनमें से कौन सा एक पाचक हार्मोन है। 5 इंपॉर्टेंट पाचक हार्मोन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है आपका गैस्ट्रीन, एक होता है आपका सिक्रेटिन, एक होता है कोलसिस्टकाइनिन, एक होता है मोटिलिन और एक होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। तो यहां पर ये आपके 5 पाचक हार्मोन होते हैं, मुख्यतः इन्हीं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। सही आंसर कौन हो जाएगा, गैस्ट्रीन सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, एक पाचक हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है। तो देखिए, हमारे शरीर में इंसुलिन का रिसाव कौन करती है, ये यहां पर आपसे पूछा गया है। इंसुलिन काफी फेमस हार्मोन है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो जो मनुष्य होता है वो डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट को यहां पे समझते हुए चलेंगे कि कहां से ये आता है और इसके ज्यादा होने से, कम होने से क्या इफेक्ट यहां पर पड़ते हैं। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो यही है, जो इंसुलिन है ये आता कहां से है। इंसुलिन आता है आपके पैनक्रियास से, ठीक है, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो हमारा यकृत होता है, लीवर होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी पैनक्रियास है, जिनको अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। इस पैनक्रिया का एक भाग है जिसकी खोज करी थी या जिसके बारे में जानकारी लैंगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इस पैनक्रिया के भाग को लैंगरहेंस की द्वीपिका बोला जाता है, ठीक है, लैंगरहेंस की द्वीपिका। इंग्लिश में बात करें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। इस जो ये द्वीपिका है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। समझते हुए चलें साथ साथ में। इस जो ये हमने बात करी लैंगरहेंस की द्वीपिका, इसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 सेल पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा कोशिका, एक को कहते हैं बीटा कोशिका और एक को कहते हैं गामा कोशिका। इंग्लिश में अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। इन तीनों के द्वारा एक एक हार्मोन का रिसाव किया जाता है। जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल होते हैं, ये ग्लूकोन का रिसाव करती हैं। किसका करती हैं, ग्लूकोन का। जो बीटा सेल होती हैं ये इंसुलिन का करती हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा इंसुलिन आता कहां से है। पैनक्रियास का एक भाग है लैंगरहेंस की द्वीपिका, उसके अंदर 3 सेल हैं अल्फा बीटा।
तो लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वहां से आता है इंसुलिन हार्मोन, और जो गामा सेल्स होते हैं ये सोमेटोस्टिन नामक एक हार्मोन को निकालते हैं। तो तीनों के बारे में हमने जाना। अब बात करेंगे, ये तो हमने इसके आने के बारे में देख लिया। अब इंसुलिन को लेकर 2-3 बातें हैं, फिर इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन की खोज किसने करी, ये क्वेश्चन बनता है। इंसुलिन की खोज के लिए आपको 2 नाम याद करने हैं, एक नाम याद करना है बेटिंग और एक नाम याद करना है बेस्ट। ठीक है, फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा 1921 में इंसुलिन की खोज की गई थी। एक तो आपको यह याद करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इंसुलिन का पहला इंजेक्शन किसको दिया गया था। तो इंसुलिन का पहला इंजेक्शन 1922 में दिया गया था और यह दिया गया था लियोनार्ड थॉम्सन को। तो तीनों के नाम याद करने हैं। खोज पूछेगा तो बेटिंग और बेस्ट 1921, पहला इंजेक्शन किसको दिया गया तो आप बताएंगे लियोनार्ड थॉम्सन को 1922 में। ठीक है, इंसुलिन करता क्या है, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट होता था ये भी कम कन्वर्ट होगा। अब अगर कम कन्वर्ट होगा हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही डायबिटीज कहलाता है। तो क्वेश्चन बनता है इंसुलिन की कमी से क्या होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज होता है, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी क्योंकि ये ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट नहीं होगा। जो इंसुलिन होता है वो कंट्रोल करता है ग्लूकोज को, जो ग्लाइकोजीन होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट नहीं करता, कंट्रोल करता है कि कितना होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी एक डिजीज हो जाती है, कम होगा तो डायबिटीज होता है। और अगर इंसुलिन का रसाव बढ़ जाएगा हमारे शरीर में, यानी कि वो ज्यादा ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करेगा, उससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, तो उससे भी एक रोग होता है जिसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों नाम आपने याद करने हैं। क्या कंडीशन है, इंसुलिन अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो क्या होगा, डायबिटीज होता है। ठीक है, और अगर इंसुलिन हमारे शरीर में बढ़ गया तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। उस रोग में जनन शक्ति में कमी आ जाती है और दृष्टि में प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इंसुलिन को लेकर के, कहां से आती है, एग्जैक्ट लोकेशन तक हम पूरा गए, सारे कॉन्सेप्ट को देखा। ये करता क्या है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, उसको ये कंट्रोल करता है, ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। इसका रसाव अगर कम होगा तो डायबिटीज हो जाता है, ज्यादा होगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी, पहला इंजेक्शन किसको दिया, सारी बातें हमने यहां पर देखी। ठीक है, उम्मीद है इंसुलिन को लेकर के, अग्नाशय को लेकर के, इसके अलावा जो आपकी लैंगरहैंस की द्वीपिका है उसका कॉन्सेप्ट, अल्फा बीटा सेल, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए इंसुलिन की, तो बीटा कोशिका से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्रायः शरीर का सैनिक कहलाती हैं। तो किन कणिकाओं को, रक्त कणिकाओं को शरीर का सैनिक कहते हैं। सही आंसर है हमारा WBC। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको प्रॉपर नाम अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड कपर सेल्स इनका नाम होता है। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो रुधिराणु होते हैं, जो कॉपर सेल्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स हम जिनको कह सकते हैं शॉर्ट में। एक होते हैं RBC, एक होते हैं WBC, एक होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तीनों के अपने अपने काम होते हैं। जो RBC होता है इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और हमारे शरीर से अलग अलग स्थानों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इकट्ठा करना। ठीक है, जो WBC होता है इसका मेन काम होता है हमारे शरीर को जो संक्रमण है उससे बचाना, तो इसीलिए इसे शरीर का सैनिक कहते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स मदद करता है खून का थक्का जमाने में, इसको भी आपने याद करना है। जैसे विटामिन के था ना, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी खून का थक्का नहीं जमेगा, उसी प्रकार प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाएगी तो खून का थक्का जमने में भी दिक्कत आती है। तो तीनों के अलग अलग काम है। RBC का काम ऑक्सीजन ले जाना, WBC का काम शरीर को रोगों से बचाना और प्लेटलेट्स का काम खून का थक्का जमाना। शरीर का सैनिक किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं। ठीक है, तीनों का निर्माण कहां होता है, खत्म कहां होते हैं, जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। देखिए RBC की बात करें, RBC का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है,
WBC की बात करें, इसका निर्माण बोन मैरो में भी होता है, इसका निर्माण लीवर में भी होता है, अलग अलग जगहों पर इसका निर्माण होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अगर हम खत्म की बात करते हैं, आरबीसी आपकी दो जगहों पर खत्म होती है, एक आपके प्लीहा में खत्म होती है जिसे स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, और तिल्ली भी कहते हैं हिंदी में, प्लीहा भी कहते हैं और तिल्ली भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये लीवर में भी खत्म होती है। अगर आपको दोनों में से एक चुनने को आएगा, आप प्लीहा को चुनेंगे। इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। WBC की बात करें तो ये आपके ब्लड में ही खत्म हो जाते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये आपके प्लीहा में खत्म होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे यहां से बनते हैं। तीनों क्या हैं, किसके पार्ट हैं, क्या क्या करते हैं, कहां कहां बनते हैं, कहां कहां खत्म होते हैं, क्या इनका कार्यकाल है, सारी चीजें हमने यहां पर देखी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस अंग में विकार के कारण मनुष्यों में मधुमेह की बीमारी होती है। अब इस क्वेश्चन को भी आयोग ने पूछा था। ऊपर मैंने आपको इंसुलिन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कहां से आता है, सारी चीजें बताई। अब आप सोचिए मनुष्यों में मधुमेह हमें कैसे होता है। आपको मैंने बोला अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी। इंसुलिन कहां से आता है, आप बताएंगे बीटा कोशिका से आता है। कौन सी बीटा कोशिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका की। वो किसका पार्ट है, अग्नाशय का पार्ट है। सीधा आप टिक कर देंगे। अग्नाशय में अगर खराबी हो जाएगी तो हमारे शरीर में इंसुलिन में प्रभाव पड़ेगा, इसकी कमी होगी, जिस वजह से मनुष्यों को डायबिटीज हो जाता है। तो किस अंग में खराबी के कारण डायबिटीज होता है, अग्नाशय के कारण। इसको आपने याद करना था, इसीलिए हम साथ में कॉन्सेप्ट को करते हुए चलते हैं, जिससे एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमाए आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन चाहे कितनी बार भी घुमा घुमा कर पूछ ले, आप उसका आंसर टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो इसे आपने याद करना है, ठीक है। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऊपर हमने बात करी थी। नेक्स्ट है, किस पादप समूह की पादप जगत का उभयचारी बोला जाता है। तो देखिए पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। इसके बारे में हमने बात करी थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एक्लर। एक्लर के द्वारा 1883 में पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया। एक था क्रिप्टोगैमी और एक था आपका फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी को फिर 3 भागों में बांटा गया था। उनमें एक था आपका ब्रायोफाइटा, एक था आपका टेरिडोफाइटा और एक था आपका थैलोफाइटा। इनमें से जो ये ब्रायोफाइटा है इसे उभयचारी वर्ग बोला जाता है, यानी इसके अंदर जो आपके पौधे आते हैं वो आपके समुद्र में भी उगते हैं और आपके थल में भी उगते हैं, जल में भी उगते हैं, ठीक है, यानी दोनों में उसके पौधे होते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइटा वर्ग को एम्फीबियन वर्ग यानी उभयचारी वर्ग बोला जाता है। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है किसका पार्ट है, क्रिप्टोगैमी का पार्ट है, ये हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया और साथ में थैलोफाइटा। और जो दूसरा हमने बोला था फेनेरोगैमी, उसमें आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टिटनेस होता है। तो देखिए टिटनेस की बीमारी, धनु स्तंभ जिसको बोला जाता है हिंदी में, किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरियल डिजीज है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी, इसके द्वारा होता है टिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बीटाडीन एक रोगाणु रोधी द्रव है, इसमें क्या पाया जाता है। तो देखिए एंटीबैक्टीरियल एक आपका लिक्विड है जिसको हम कहते हैं बीटाडीन, और इसमें आपका आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी यूकेपीएससी के द्वारा आपसे पूछा गया था। पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह क्वेश्चन भी आयोग ने आपसे पूछा था। पादपों की वर्गीकरण की जो प्राकृतिक प्रणाली है इसको दिया था बेंथम और हुकर ने, ठीक है। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर के द्वारा इन्होंने इस प्रणाली को दिया था। इसको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनावृत बीजी में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। यह क्वेश्चन दूसरी से तीसरी बार आपके प्रीवियस ईयर में आया है। जो अनावृत बीजी होता है इसमें अंडाशय उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी फफूंद डबल रोटी पर उगती है।
तो देखिए ब्रेड के ऊपर जो फंगस होती है कौन सी होती है वो आपने बताना है, कौन सी वाली फंगस है, वो होती है आपकी राइजोपस। राइजोपस आपकी फंगस होती है, कहां पर उगती है, जो डबल रोटी होती है, जो ब्रेड होती है उस पर होती है, ठीक है। इसी को म्यूकर भी बोला जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वह हार्मोन जो पादपों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है, यानी कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में सारे पादप हार्मोनों के बारे में डिटेल में बात करी थी। आप वहां पे जाके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन कौन से आपके पादप हार्मोन होते हैं और क्या क्या किस काम में वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या उनका मेन काम होता है। कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान की बात करें, यह आपके लखनऊ में आता है, ऑप्शन ए। दलहनी फसलों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी होता है। देखिए हमारे वायुमंडल में आप जानते हैं 78% क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जो हमारे दलहनी फसल्स होते हैं ये उस नाइट्रोजन को उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ताकि ये उनको स्वीकार कर सकें, उनके ऊपर प्रोसेस कर सकें। वो कन्वर्जन कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपने अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करना। और ये किसकी मदद से करते हैं, ये राइजोबियम की मदद से करते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात यहां पर हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो हाइड्रोजन होते हैं, कई सारे हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। इसके बारे में भी हमने कई बार बात करी है। एसिड रेन का मेन कारक कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। तो यह यहां पर एक वायुमंडलीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाने में किसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे 3 से 4 बार, जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी बहुत बार पूछा गया है एसिड रेन को लेकर के, उसकी पीएच वैल्यू को लेकर के, ताजमहल को लेकर के, बहुत बार वही क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ। हालांकि हर बार आंसर अलग था लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें एक ही था। इसी प्रकार जो ये एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन है ये भी आपसे 3 से 4 बार पूछा गया है। 2-3 बार तो हम ही इसे कवर कर चुके हैं अभी तक इन 9 वीडियोस में। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछता है। मैंने आपको कहा था जो पहला एंटीबायोटिक था जो माना जाता है वो पेनिसिलिन को माना जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, और फ्लेमिंग ने इसकी खोज 1928 में करी थी। और ये जो पेनिसिलिन था जो फ्लेमिंग ने बनाया था, इसने कवक की मदद से इसे बनाया था, फंगस की मदद यहां पर ली गई थी। बस ये 4 पॉइंट आपने याद करने थे। आपसे उसने एक बार पूछा पेनिसिलिन क्या है, आपने बोला एंटीबायोटिक है। दूसरे पेपर में पूछा किसने बनाया, आपने बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया। अब पूछ लिया जो पहला एंटीबायोटिक था वो किसकी मदद से बना। तो पहला एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की बात हो रही है, और पेनिसिलिन आप जानते हैं कवक के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, पेनिसिलिन के बारे में बात हो रही थी। पेनिसिलिन को लेकर उसने आपसे फ्लेमिंग भी पूछा, कवक पूछा, वर्ष पूछा, सारी बातें आपसे पूछी गई। पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये पेनिसिलिन का ही था। उम्मीद है इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है जनरल साइंस सीरीज, जिसमें हम यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को यहां पर कवर करते हैं। आज हमने इस सीरीज का 9वां पार्ट यहां पे कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में एक और बात, कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स कंप्यूटर की वीडियो को लेकर के थे। कंप्यूटर का देखिए जो बेसिक क्लास है आपकी, जो पूरा बेसिक है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, आप उसे ज़रूर कवर कर लें एग्जाम से पहले। और रही दूसरी बात, कई सारे फ्रेंड्स कह रहे थे
कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साइंस की तरह, उनको भी हम कवर करें। तो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे उत्तराखंड में पूछे गए हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका अधीनस्थ सेवा आयोग हो, यूकेएसएससी या यूकेपीएससी, दोनों के सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन हम एक सिंगल मास्टर वीडियो में कवर करेंगे। वो वीडियो आपको 26 या 27 फरवरी को मिल जाएगा। उसमें आपके कंप्यूटर के 300 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 300 साढ़े 300 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर के उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका कंप्यूटर और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन तब तक आप जो आपका बेसिक क्लास है कंप्यूटर का मास्टर वीडियो, उसे कवर करें। उसमें आपको सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, फुल फॉर्म्स है, कंप्यूटर हिस्ट्री है, सारी चीज़ों के बारे में आपको उस मास्टर वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के सभी क्वेश्चनों को हम एग्जाम से कम 5 से 6 दिन पहले कवर कर जाएंगे, तो उसका वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।